यस, गुड इवनिंग एवरीवन। रेडी? चलो आ जाओ सब लोग फटाफट स्क्रीन पे जो यहाँ वहां बैठे आ जाओ, चलो फटाफट। ये जो है वो आपका 11th स्टैंडर्ड का जो बचा कुचा थोड़ा बहुत बाकी है, राइट, वो हमें खत्म करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। बहुत बढ़िया। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 11th के लिए भी अभी भी हमें इतनी सारी उत्साह होगी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इतने सारे बच्चे दिख रहे हैं 11th के बैच के लिए भी, तो फाइन, राइट। तो मैं आई गेस हमने 11th स्टैंडर्ड में लास्ट में जो है वो किया था हमने 9th चैप्टर। मुझे याद आ रहा है जितना हमने किया है वो था 9th चैप्टर जो हमने लास्ट में खत्म किया था। थोड़ा याद दिला दूं आपको, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड वाला कंसेप्ट एक था, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, याद आया? वो वाली चीजें हम सब चर्चा कर रहे थे। प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कस्टमर। याद आया? टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में हम देख रहे थे फ्रेंचाइज क्या होता है, चेन स्टोर क्या होता है, शॉपिंग मॉल, वो सब हमने देखा था, बराबर। अब इसके बाद दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हमने सबसे पहले जब चैप्टर 9 चालू किया था तो उसी वक्त मैंने आपको एक डिफरेंस लिखवा दिया था इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, अगर याद है तो आपको, बराबर। तो इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बारे में हमने कुछ लिखा था, राइट। तो आई गेस इंटरनेशनल ट्रेड आपको ऑलमोस्ट पता ही होगा क्या है इंटरनेशनल ट्रेड। तो कौन बताएगा, जरा रिमाइंड करवाएगा इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? क्या होता है इंटरनेशनल ट्रेड? कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाथ किसका ऊपर हो रहा है? बहुत बढ़िया। कुछ नए नए नाम चाहिए, अभी कुछ नए लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। चलो, कौन है जो नया चेहरा? सारा फ्रॉम वाराणसी। सारा, सारा से हम सुनेंगे सारा का सारा आंसर। Yes, sir. हाँ सारा, इंटरनेशनल ट्रेड याद है आपको क्या था? Outside the boundaries. आउटसाइड द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, वेरी गुड, बराबर, ये हमने देखा था इसमें, परफेक्ट, बराबर। एग्जांपल देखा था, दो कंट्रीज के बीच में आप एग्जांपल ले लो, राइट, इंटरनेशनल ट्रेड। अब डिटेल में हम जो है इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे क्योंकि काफी जो है वो इसमें समय लग जाएगा। तो आई वुड रादर गो टू वन मोर टॉपिक जो आपको आगे के बेसिकली मतलब जो है मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में ज्यादा काम आए, क्योंकि इसमें आप देखोगे 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 10 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर दिया हुआ है। जिनको स्कूल में करवाया होगा ना उनको थोड़ा बहुत पता होगा शायद, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर है, राइट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को डिस्कस करें उससे अच्छा मेरे हिसाब से एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 का, जो आप लोगों के लिए आगे फ्यूचर में आपको काम लगने वाली चीज है। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर तो ऐसा टॉपिक है जो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो ही वो काम लगने वाला है, आया समझ में? लेकिन चैप्टर नंबर 11 जो आपके सिलेबस में नहीं था, जो कि एक्सेप्शनल था खाली इसी साल के बच्चों के लिए, वरना 11th स्टैंडर्ड में बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वर्ड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं चाहूंगा कि ये जो वर्ड है ये हम जो है वो अच्छे से समझे, मतलब ऐसी चीज को हम डिस्कस करें जो आपको आगे काम लगने वाला हो, rather to discuss the things which gets, मतलब नहीं पढ़ो यहीं पे रख के चले जाओ, राइट। उससे अच्छा ऐसी चीज पढ़े ना जो आगे हमें शायद अभी ये 12th में भी काम लगे, और सर 12th ही क्यों, प्रैक्टिकल जब हम हमारे बिजनेस की दुनिया से जुड़ेंगे तो वहीं पे भी काम लगे। तो मैं चाहूंगा ये वर्ड हम डिस्कस करें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर। अब हेडिंग होता है, ध्यान से सुनना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। इसको आप जरा ध्यान से समझोगे तो ऐसा हम लोग उल्टा जो है वो समझ सकते हैं कि बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ बिजनेसमैन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। वापस रिपीट करूं, हेडिंग नॉर्मली क्या होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, लेकिन उल्टा समझना है हमें क्या, कि भाई बीइंग द बिजनेसमैन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो भाई ऐसे कौन कौन से लोग होंगे
ऐसे कौन कौन से कुछ लोग होंगे जो हमारे बिजनेस से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं? कुछ लोग होंगे ना जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, बराबर, राइट? तो ऐसे लोगों को हम है ना बोलते हैं, ध्यान से सुनना, स्टेक होल्डर्स। क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स। आई रिपीट द वर्ड, ध्यान से, ये वर्ड आगे आपको आने वाला है। कौन है ये? स्टेक होल्डर्स। अब स्टेक होल्डर मतलब कुछ ऐसे लोग हैं, वापस, स्टेक होल्डर मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इतना समझ में आया? बराबर। तो सबसे पहले ये वर्ड हम उठा रहे हैं, स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर मतलब क्या? कुछ ऐसे लोग जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करें, स्टेक होल्डर के दो टाइप्स, इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ऐसा बोल सकते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल में ऐसा बोल सकते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड, और एक्सटर्नल मतलब इनडायरेक्टली रिलेटेड, बराबर। अब ये इंटरनल स्टेक होल्डर में कौन कौन आएगा? इंटरनल स्टेक होल्डर में कौन कौन आएगा? तो इसके अंदर आएगा ओनर्स। कंपनी के कौन आएंगे? ओनर्स, है कि नहीं? वो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं कि नहीं ये बिजनेस से, बराबर। तो एक ओनर हो गया, उसके बाद इन्वेस्टर्स, उसके बाद हो गया इन्वेस्टर। अब देखो ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से सोच के जवाब देना, आराम से सोच के जवाब देना। डिफरेंस बिटवीन ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, डिफरेंस बिटवीन ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। सोचो आराम से, है कुछ डिफरेंस है? ओनर्स और इन्वेस्टर्स में फर्क होता है कि नहीं होता है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स में फर्क, बहुत कम लोगों के हाथ उठ रहे हैं। अच्छा, दिशा फ्रॉम वारस्या, दिशा, दिशा। यस सर। हाँ दिशा, ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स સર ઓનર્સ એટલે જે બિઝનેસમાં પૈસા લગાવે અને પ્રોફિટ થાય કે લોસ, પ્રોફિટ થાય તો જ એમને રિટર્ન મળે અને લોસ થાય તો ના મળે, અને ઇન્વેસ્ટર્સને પ્રોફિટ થાય કે લોસ થાય રિટર્ન તો મળે જ. ओके, बराबर है, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ शेयर करना है? कौन शेयर करेगा? और यहाँ पे कुछ नाम मुझे दिख रहे हैं लेकिन मुझे उनको नहीं पूछना है। वेरी गुड, कौन बताएगा? और बताएगा कौन? सुहानी, सुहानी सर बताएगी ओनर। हाँ सुहानी, यस सर। ओनर। ओनर मीन्स जो जिसकी वो शॉप हो या मॉल हो, वो खुद ओनर, और इन्वेस्टर वो उसका इन्वेस्ट करे, पैसों के लिए पैसे दे, इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा, तो इन्वेस्ट जो करता है वो ओनर नहीं होता है? सर वो ओनर नहीं होता। और ओनर ओनर इन्वेस्टर होता है? नहीं। अलग है, दोनों अलग अलग है। हाँ मतलब सर। इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलेगा, पैसा लगाया ना, यस। हाँ यस सर। ओनर को पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलेगा। इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलेगा। मिलेगा, पैसा लगाया ना तो देना पड़ेगा सर, ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना? यस सर। बिल्कुल ही गलत जवाब। चलो चलो चलो, याद करवाते, देखो ध्यान से, ध्यान से। ओनर, अब ध्यान से देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं जो पैसा लगाते हैं। ध्यान से सुनना, ये आगे आने वाला है, आपको काम आने वाला है। दो टाइप के लोग होते हैं जो बिजनेस में पैसा लगाता है। एक जो पैसा लगाता है और रिस्क उठाता है, जो पैसा लगाता है और रिस्क उठाता है, मतलब प्रॉफिट हुआ तो भी फायदा और लॉस हुआ तो उसको नुकसान, मतलब वो लॉस बेयर करने के लिए तैयार है, वो लॉस बेयर करने के लिए तैयार है। ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? ओनर, बिजनेस का ओनर। एग्जाम्पल अपना
इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये कौन है? ओनर्स था ना, ट्रू ओनर्स, सेकेंडरी ओनर्स, याद आया ऐसा कुछ? झाका झाका याद आ रहा है बचपन, कॉमर्स का बचपन, बराबर, राइट। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसा लगाते हैं और रिस्क उठाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बिजनेस में पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन रिस्क उठाना नहीं है। उनको रिस्क नहीं उठाना है, उनको तो उनके दिए हुए पैसे वापस चाहिए इंटरेस्ट के साथ। ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टर, बराबर। मतलब आज मैं अगर मान लो मेरे यूविल की एक और ब्रांच चालू करता हूं और उसके लिए मैंने बैंक से लोन ली, तो बैंक क्या है? इन्वेस्टर। लेकिन क्या बैंक ओनर है मेरे बिजनेस का? आथू बिल्कुल ना दो उसको 1 रुपया, बराबर है कि नहीं? बैंक ने मुझे पैसे की तो मदद की है, लेकिन वो कौन है? इन्वेस्टर। उसको तो उसके पैसे वापस चाहिए इंटरेस्ट के साथ, वो मेरे बिजनेस का ओनर नहीं है। तो हमने देखा था ना एग्जांपल, बोरोड फंड्स के एग्जांपल देखे थे, जिसमें था डिबेंचर होल्डर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, याद आया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर बैंक में था सब अलग अलग एग्जांपल, बराबर है, समझ में आया, राइट। तो ध्यान से सबसे पहले तो ये समझना है, दो अलग अलग लोग हैं जो स्टेक होल्डर की डेफिनेशन में आएंगे, वो अपने बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ओनर भी जुड़ा हुआ है और इन्वेस्टर भी जुड़ा हुआ है। ओनर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है ना, क्योंकि आज हम जैसे ओनर मिल के पैसा बिजनेस में लगाया, लेकिन और भी पैसा चाहिए, लेकिन हमें और दूसरे ओनर्स जो है रेज नहीं करने हैं, हमें और कैपिटल नहीं चाहिए, हमें और क्या चाहिए? लोन चाहिए। समझ में आया? बिजनेस में अगर मैं और कैपिटल लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? पैसा और डिवाइड हो जाएगा, लेकिन मैं पैसा और डिवाइड करना चाहता नहीं हूं, तो मैं मार्केट से क्या ले लेता हूं? उधारी का पैसा, जो मैं फटाफट पे ऑफ कर दूंगा और आगे का जो प्रॉफिट होगा वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो है वो कमा लेंगे। आया समझ में? ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो अब एज अ बिजनेसमैन आपकी कुछ जवाबदारी होगी टुवर्ड्स ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, कि अगर आप एक कंपनी चालू करते हो तो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, सबसे पहले आप अपने ओनर्स को अपनी कंपनी की अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करते रहो। आप अपने कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन, कि कल उठ के मान लो कि भाई हमारी कंपनी में ये तरक्की होने वाली है, हमारी कंपनी आगे जाके जो है वो ये कंपनी के साथ मर्ज होने वाली है, तो जो जो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो उस ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको तो आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आज उसने आपके कंपनी में पैसा लगाया है, फिर पता चला उसको तो बाहर से पता चल रहा है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, है कि नहीं? आपकी घर की बातें आपके घर के फैमिली मेंबर्स से पता चले ये अच्छी बात है, या बाजू वाले से पता चले वो अच्छी बात है ना? ये वैसी चीज है। तो अपने लोगों को तो अपने लोगों से ही पता चलना चाहिए। तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करो? अपने ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स को। अब क्योंकि ये जो ओनर्स है, शेयर होल्डर्स है, ये रोज हर बार मीटिंग में आने वाले नहीं है, पता है ना, हमने बोला था राइट टू वोट, दे हैव द राइट टू अटेंड मीटिंग, बराबर। लेकिन आज मैंने बताया ना कि मैं भी रिलायंस का मालिक हूँ, क्योंकि मेरे पास भी एक शेयर है, मैं भी रिलायंस का मालिक हूँ, तो फिर लेकिन मैं मीटिंग में नहीं जाता, कंटाड़ा आवे, चाबी नहीं आता, बराबर, तो मैं नहीं जाता उनकी मीटिंग में, मैं मीटिंग में नहीं जाता। लेकिन इसका ये मतलब है कि मैं मीटिंग में नहीं जाता तो मुझे इंफॉर्मेशन ना दे, बवाल हो जाएगी भाई, मेरे जैसे दूसरे शेयर होल्डर्स को खड़े कर दूंगा, है ना? समझ में आ रहा है? हम सब इकट्ठा हो जाएंगे और फिर हमारे राइट्स का गलत इस्तेमाल कर लेंगे, है कि नहीं? डेमोक्रेसी वाला वोटिंग पावर है हमारे पास, मेजोरिटी विंस, समझ में आ रहा है, राइट? तो ये शेयर होल्डर्स इकट्ठा हो गए और किसी गलत डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, तो समझ में आ रहा है, तो पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसलिए सारी इंफॉर्मेशन जो है वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर ये बोल सकते हैं रेगुलर उनको डिविडेंड प्रोवाइड करें, रेगुलर उनको डिविडेंड प्रोवाइड करें। यस, आज कंपनी में आपको प्रॉफिट हो ही जा रहा है,
लेकिन आप प्रॉफिट का रिजर्व कर रहे हो, नहीं चलेगा ना ये। मतलब हमने देखा था एक पॉइंट ऐसा था जहां पे प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी के डायरेक्टर्स ही एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा होना चाहिए नहीं, कुछ हिस्सा हमें डायरेक्टर्स को तो देना ही है, मतलब कंपनी के रिजर्व्स में तो रखना ही है, लेकिन फिर ऑब्वियसली आपको डिविडेंड भी जो है वो देना पड़ेगा। डिविडेंड मतलब क्या, प्रॉफिट का हिस्सा। और ये प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड मतलब किसको देने का, ऑब्वियसली ये शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को, जिसने भरोसा करके आपके बिजनेस को कैपिटल दिया। सेम वे इन्वेस्टर को बोल सकते हैं हम रेगुलरली इंटरेस्ट पे करें। फिर ऐसा नहीं कि भाई उनको बोला कि भाई हम लोग 31 मार्च को देंगे और फिर अप्रैल चला गया, फिर अप्रैल में भी नहीं दिया उनको इंटरेस्ट, तो वो गलत हो जाएगा। या तो हम फिर ऐसा करें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट दे, बराबर। कि अगर ड्यू हो रहा है तो उनको बोलने का चिंता मत करो, जितना हम डेट एक्सटेंड कर रहे हैं ना उतने एक्सटेंड टाइम पीरियड का हम आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देंगे। तो ऐसा कुछ अगर आप उनको प्रोवाइड करोगे तो इट इज जस्टिफाइबल, बराबर। हाँ, धैर्य को कुछ पूछना है? यस धैर्य। सर जो कंपनी होती है वो अपने शेयर होल्डर्स को सभी बातें बोलते हैं, यानी फ्यूचर में उनका क्या प्लान है और क्या स्ट्रेटेजी होगी वैसा? एब्सोल्युटली नॉट, सब हाँ कुछ तो नहीं बताएंगे। हाँ, सब कुछ सीक्रेट, इसको बोलते हैं सीक्रेट इंफॉर्मेशन। अब ये सारी चीजें तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक्चुअली बोलते हैं जिसको आप सब ऑलरेडी मतलब 11th में बना चुके हो, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स व्हाट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये हम बोल सकते हैं कि ट्रेडिंग, पीएनएल અને બેલેન્સ શીટ અત્યાર સુધી તો તમે ફોર્મેટ લર્ન કરી લીધા છે, बराबर છે। तो उसमें जितनी जितनी आइटम है, मस्त मस्त आइटम है जो है उसके अंदर, बराबर, उस हर आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को बताना इन फॉर्म ऑफ व्हाट, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसको हम बोलते हैं ईयर एंड में एनुअल रिपोर्ट, आने के बाद एनुअल रिपोर्ट जो वो लोग पब्लिकली शेयर करते हैं, बराबर। और इस रिपोर्ट को चेक करने वाला कौन होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, बराबर, बिकॉज ही इज द मोस्ट रिलायबल सोर्स, राइट। तो वो पूरे ये बैलेंस शीट को वेरीफाई करेगा, मतलब बैलेंस शीट इंक्लूड्स ट्रेडिंग एंड पीएनएल, तो तीनों तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई करने के बाद पब्लिकली वो शेयर करता है, ताकि शेयर होल्डर्स भी जो है वो देख सके कि भाई वेयर द कंपनी स्टैंड्स, कि उन्होंने दिए हुए पैसे कहाँ लग रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, और अभी एग्जिस्टेंस में नेट प्रॉफिट कितना है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन की बातें हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली कंपनी के जो स्ट्रैटेजिक प्लान्स है वो तो ऑब्वियसली नहीं बताने हैं, वो तो आप नहीं बता सकते, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में ही रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी वो बातें किसी और को नहीं बता सकेंगे, इसके लिए तो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसलिए तो एक और पढ़ाई होती है लॉ सब्जेक्ट की पढ़ाई, जो बहुत सारे लोग करते हैं, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कि भाई कौन कौन सी चीजें जो है एज अ डायरेक्टर आप बता सकते हो और आप नहीं बता सकते। क्योंकि इसमें क्या होगा, मान लो फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का भी डायरेक्टर हूं और मैं टाटा कंपनी का भी डायरेक्टर हूं, बराबर। अब इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जहां पे दोनों कंपटीशन में है, बराबर। तो मुझे तो कुछ इंफॉर्मेशन रिलायंस की पता होगी, अब मैं तो आज रिलायंस में बैठा हूं, कल टाटा में बैठूंगा, तो फिर रिलायंस में बैठ के टाटा को टाटा थोड़ी करना है, बराबर। समझ में आया? देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप गलती से भी कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो बता सकते नहीं है। इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अब वर्ड ने केवाय इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब इनसाइड इंफॉर्मेशन शेयर करके ट्रेडिंग करवाना। जो अगर आपने थोड़ा बहुत देखा हो, कौन से पिक्चर में, कहूं पिक्चर, हर्षद मेहता, हर्षद मेहता स्कैम 1992 જોયું હોય ને, तो वहां पे एक ऐसा सीन आता है जहां पे एक फैक्ट्री का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक आदमी, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा पिक्चर तब आपको वो याद आएगा। एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला आदमी जो है वो रेगुलर बेसिस को, हर्षद भाई प्रोडक्शन आटलू થઈ ગયું, मतलब वो प्रोडक्शन से ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा ना, सेल्स कितना है, सेल्स से इनकम कितना है, इनकम से प्रॉफिट कितना है। और कल उठ के मान लो अंदर की कोई इंफॉर्मेशन,
अब जैसे कि अगर लोगों को पहले से ही पता चल गया होता आइडिया और वोडाफोन मर्ज होने वाला है, पहले से ही पता चल गया होता, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है बराबर, वो उस कंपनी के और शेयर्स खरीद लेते, क्योंकि पता है कि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होने ही वाला है। दो बड़ी कंपनी इकट्ठा होगी तो असेट्स डबल हो जाएंगे, तो मार्केट में ऑब्वियसली उनके कस्टमर्स तो बढ़ने ही वाले हैं। और आज अगर आपने सच में देखा हो तो कहीं ना कहीं एयरटेल को और जियो को कुछ हद तक वीआई, जब से वीआई बना है तब से उनका कस्टमर सेगमेंट काफी अच्छा इंप्रूव हो चुका है बराबर। तो ये भी कहीं ना कहीं सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जो कि शेयर नहीं होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन इन द सेंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो सारी आइटम्स होती है, प्रोफॉर्मा होता है, वो सबके बारे में अप टू डेट जो है वो पब्लिकली शेयर हो जाना चाहिए बराबर। परफेक्ट। अगर कोई कंपनी को ज्यादा शेयर होल्डर्स चाहिए तो वो अपने फ्यूचर प्लान्स तो बता दिए ना, तो कॉम्पिटिटर कंपनी फिर उसका बेनिफिट नहीं उठाती? नहीं, उसमें क्या बेनिफिट उठाएगी? आज पता है, अब जैसे कि सिंपल चीज है कि किसी और कंपनी को भी अगर पता चल रहा है कि ये कंपनी भी और शेयर इश्यू करने वाली है तो ठीक है ना, तो मतलब वो कंपनी की अभी, वो कंपनी को सोचने का ना कि उसको और क्या नया स्ट्रेटेजी लेके आना है। अब उसको मतलब उसमें इतना टेंशन क्या लेने का? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी अपने सीबीएसई चालू किया बराबर ना, आप सब तक तो न्यूज आ ही गया होगा। मार्केट में सबको नहीं पता चल गया सीबीएसई आ गया, अब जिसको वो जो करना वो कर ले, आ गए ना हम लोग। ऐसी चीज है, मतलब ओपन कर दिया। और हम तो चाहते हैं ना जानबूझ के मतलब लोगों को पता भी चले, ताकि लोगों का जो है ना माइंड डाइवर्ट हो जाए। समझ में आ रहा है बिजनेस फंडा? समझ में आ रहा है? जानबूझ के भी कुछ चीजें हम पब्लिकली हाईलाइट करते हैं, ऐसा सबको बोलने का नहीं, सुमड़ी में है ये बातें बराबर। जानबूझ के पब्लिकली अनाउंस करने का, ताकि एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिटर्स है वो उस चीज के बारे में सोचे कि अब क्या करेंगे बराबर है। उनका जो एनर्जी है वो तो डाइवर्सिफाई हो गया ना, समझे? तो ऐसा अपने को भी ध्यान में रखने का कि अपने फील्ड के रिलेटेड भी किसी की अगर न्यूज आती है तो ऐसा टेंशन में नहीं आ जाने का, हो आने चालू कर दी तू। लोगों को क्या लगता है, आने चालू कर दो, लाओ इसके बारे में सोचते हैं, चलो इसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, अपने एग्जिस्टिंग एनर्जी क्या कर देंगे, डाइवर्ट। ये तो सिंपल है, तू तेरा देखना, तू तेरा बेस्ट कर, तेरे को किसी और को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हर एंटरप्रेन्योर वैसा नहीं होता ना। नॉर्मली एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, હવે જોઈએ આ કેવી રીતે કરે છે, मतलब अपनी पूरी एग्जिस्टिंग एनर्जी डाइवर्ट। तुम तुम्हारे स्ट्रेंथ पे काम करो ना, लेकिन यहाँ पे है ना इंडिया में ऐसा नहीं होता है। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने से बेटर किसी और की वीकनेस को पकड़ने की कोशिश करते हैं बराबर ने। आमा अर्धी कंपनी આવી तो खाली થઈ जाए। तू तेरा बेस्ट देखना कि टाटा कंपनी का बेस्ट क्या है भाई, वो देखो ना। तुम ये क्यों देख रहे हो कि रिलायंस की वीकनेस क्या है? ये तो तुम पकड़ने जाओगे वीकनेस तो तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि तुमने तुम्हारा माइंड डाइवर्ट कर दिया है। राइट? तो ये तो कभी नहीं करने का है, हमेशा याद रखने का। तुम जो भी बिजनेस में एंटर होते हो ना, तो बहुत पुरानी कहावत है, कोई भी धंधा चालू करो ना तो ये सोच के करने का कि तुमसे बेस्ट कोई है नहीं, तुमसे बेस्ट कोई है नहीं। तो जो होने वाला है, अगर छोटी सी एक चाय वाला भी कोई चालू करता है ना, तो चाय वाले को ये सोचना चाहिए कि मेरे से अच्छी चाय कोई बना के दे ही नहीं सकता है। जब उसको भरोसा आएगा ना अपने प्रोडक्ट पे, तो तेरे कस्टमर को भरोसा होगा कि नहीं? लेकिन तेरे को ही तेरे प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होगा, क्या पेलू सारू करतो हसे तो ले, पण तू तारू जो समझ में आ रहा है? ये सारे बेसिक, बहुत बेसिक फंड है जो आगे ऑब्वियसली मैं आपको सब समझाऊंगा। ये बहुत सारे सब ऐसा कुछ तो गड़बड़ है या ऐसा वैसा सब, इसको बोलते हैं माइंड गेम्स बराबर। माइंड गेम्स है ये सब, जो है रूटीन, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी नहीं है, ये माइंड गेम्स वाली स्ट्रेटेजीज है, जो अगेन बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है बराबर। ये बड़े बड़े लेवल पे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो खेलते हैं जानबूझ के एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करना, होर्डिंग्स, बैनर अलग अलग जानबूझ के कुछ एरियाज में लगवाना, ताकि सामने वाले बंदे को दिखे और वो उसके बारे में सोचना चालू करे। और तब तक कि वो बंदा क्या करेगा पता है, कभी कभी तो
खाली उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अनाउंसमेंट किया था, पता चला 2 महीने के बाद बंद कर दिया कि कुछ है नहीं ऐसा। तो बराबर ऐसा ऐसा बहुत होता है, लेकिन अपना ऐसा कोई इरादा नहीं है, अपने सीबीएसई फुल ऑन एकदम कड़क, देखो राइट। चलो तो ओनर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, और कुछ लोग जो डायरेक्टली जुड़े होंगे वो होते हैं एम्प्लॉयज। चलो अब आप बताओ, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो आप सब। एज अ बिजनेसमैन, एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज क्या होगी? टुवर्ड्स एम्प्लॉयज क्या होगी? सोचो, एम्प्लॉयज, टुवर्ड्स योर एम्प्लॉयज। आंसर चाहिए मुझे, नए लोगों से आंसर चाहिए। टुवर्ड्स एम्प्लॉयज क्या क्या चीजें होगी? सैलरी आपकी। हाँ, एक एक करके बेटा, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। मौका देंगे, क्यों नहीं देंगे, सबको देंगे, नए लोगों को पहले मौका देंगे। चलो अदिति पटेल, वेरी गुड। चलो अदिति ने हाथ ऊपर किया है, वेरी गुड। अदिति, यस सर। ठीक है, आप बताइए टुवर्ड्स एम्प्लॉयज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है? वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए एम्प्लॉयज के लिए। ओके, वर्क एनवायरनमेंट में बेटा थोड़ा स्पेसिफाई करोगे, वर्क एनवायरनमेंट इंक्लूड्स व्हाट? मतलब जो टेक्नोलॉजीज चाहिए होती है वो अवेलेबल होनी चाहिए, और Okay. फिर ब्रेक रूम होना चाहिए अच्छा। क्या, कौन सा रूम चाहिए? ब्रेक रूम मतलब कैफेटेरिया टाइप। अच्छा, ओके ओके ओके, डाइनिंग डाइनिंग जैसा कुछ, ठीक है, ओके ग्रेट। चलो ये इनका थॉट है, सबका अपना अपना थॉट है, ठीक है, शेयर कर सकते हैं। रिचिता, Promote them to motivate. सॉरी, Promote the employees who are best in their work and motivate them. मोटिवेट, मोटिवेशन के कौन से तरीके होते हैं रिचिता? कैसे मोटिवेट कर सकते हैं किसी एम्प्लॉय को? By promoting. सॉरी, प्रमोट करके, ओके प्रमोट करके। लेकिन रुचिता, मतलब इसमें रिचिता कभी कभी फिर एज अ बॉस नुकसान नहीं हो जाएगा मुझे कि उनके नहीं मोटिवेशन, सर, उनके मोटिवेशन के लिए मैंने प्रमोट किया, लेकिन वो बंदा प्रमोशन के लिए लायक है ही नहीं तो? नहीं सर, जो हो लायक उसको ही करने का। अच्छा, लेकिन मुझे तो उन लोगों को मोटिवेट करना है जो बिल्कुल भी नालायक, मतलब लायक नहीं है, तो क्या करेंगे वो? उसी के मैं तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसी पे ध्यान देता हूँ जो काम ठीक से नहीं करता है। जो करता है उसको क्यों उंगली करने का? जो नहीं करता है उनको मेरे को बहुत करने का है, तो उनके लिए कुछ सलाह दो। जो नहीं कर रहे हैं, बिना वजह कुछ भी पैसा लेके जा रहे हैं, उनको हम कैसा कैसा ऐसा चक्रव्यूह में डालें? ऐसा वो अभी आज सुबह मैंने एक एपिसोड देखा था महाभारत वाला, वो अभिमन्यु को कैसा चक्रव्यूह में डाल देते हैं, याद आया? ऐसा सुबह टीवी चालू किया ना तो ऐसा महाभारत आ गया, बोलो। और वही सीन था जहां पे मेरे बच्चे मामा जी ने जो है वो अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह बना लिया था। और सैड पार्ट फिर आपको पता है, रेस्ट इज द हिस्ट्री, है ना? तो ऐसा कुछ मतलब मेरे को वो चक्रव्यूह में डालना है, बट इन अ पॉजिटिव सेंस, ऐसा मेरे बच्चे की तरह नहीं, है ना, एकदम हाँ, पॉजिटिव। तो हम स्कीम दे सकते हैं कि अगर किसी ने अच्छा काम किया तो फिर उसकी सैलरी बढ़ेगी या फिर कार्स मिल सकते हैं उसको। अच्छा ओके, ठीक है, कुछ इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स आप दोगे उसको, ठीक है, ओके। धरती को कुछ बोलना है? ए धरती, सोशल सिक्योरिटी आपकी जो है। सोशल सिक्योरिटी वर्ड तो जबरा मस्त लेके आया ना तुम तो। सोशल सिक्योरिटी म्हणजे क्या पता है? सर मतलब इंश्योरेंस स्कीम्स आपकी जो है। ओके, अच्छा धरती, एक वर्ड पूछ लूं? तुमने जो Yes. वर्ड पूछ્યું છે સોશિયલ એટલે સમાજ। સોશિયલ એટલે સમાજ, સમાજ એટલે સોસાइटी, हाँ। बराबर? तो सोसाइटी में ये जो आपके लोग हैं वो आप ही के पार्ट है, राइट? बराबर। तो ऐसे बोलते हैं, पता है आपने सुना होगा शायद, ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा ये बात, सोशली स्ट्रांग बनो, सोशली स्ट्रांग बनो। ये સાંભળ્યું છે? आपके माँ बाप ने कभी कभी ये डायलॉग मारा होगा आपको? मारा है ऐसा कभी डायलॉग? नहीं मारा? हाँ। बहुत बहुत जल्द आएगा, कमिंग सून, नॉट टू वरी। यू आर लिविंग इन इंडियन सोसाइटी। आपको बोलेंगे समाज में रहता सीख, समाज में रहता सीख, जरा खबर पड़े तने, बराबर? तारे तो खाली बोलवानुं छे, अमने समाज में રહેવાનું છે, અમારે जवाब આપવાના, है ना? ऐसे ऐसे डायलॉग आते हैं खतरनाक बड़े लोगों से, बड़े लोग, है ना? सोशली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। सोशल इन द सेंस क्या पता है? लोगों की है ना एक पर्टिकुलर माइंडसेट है इंडियन सोसाइटी में, अलग अलग एरिया वाइज,
कास्ट सब कास्ट में तो जाएंगे तो हमारी जिंदगी चर्चा में खत्म हो जाएगी, है ना। बहुत लंबी है ये तो, कास्ट सब कास्ट तो बहुत लंबा जाएंगे। तो सीधा मैंने डिवाइड कर दिया एरिया वाइज, बराबर। एरिया वाइज लोगों के थॉट्स है ना बहुत डिफर करते हैं। और यहाँ पे लोगों को क्या पता है, लोगों को ये है कि सबकी है ना बात सब लोग सुने। हर किसी को क्या है, हर किसी को अपनी बात जो है वो मनवानी है। और सामने जो बंदा है वो क्या बोलता है, ना ना ना, सामने वही बंदा तो वही सोच रहा है कि मेरी बात भी तो मानो। सबको यही है कि भाई मेरा खुद का एक पर्सपेक्टिव है। एक वर्ड है जो आगे आप पढ़ोगे, परसेप्शन। परसेप्शन मतलब मेरी खुद की एक सोच, बराबर। हर किसी की एक अपनी अपनी एक सोच है, अलग अलग चीजों को लेके, अलग अलग इंसानों को लेके, अलग अलग सिचुएशन को लेके। अभी के सिचुएशन को लेके सोच नहीं है आप सबकी, होगी ना। अभी की सिचुएशन जो चल रही है, हालात जो चल रहे हैं, उसके ऊपर भी तो हमारे परसेप्शंस है। तो सबसे पहले है ना, सोशली स्ट्रांग होना मतलब क्या पता है, आपके अंदर है ना इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक वर्ड बोलो और उसका असर जो है ना सामने वाले इंसान पे पड़ जाए। ऐसा अपना है ना, इसको बोलते हैं प्रेजेंस। अपनी एक ऐसी प्रेजेंस बनाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि आपके रहने से, आपके न रहने से वहां पे फर्क पड़े, बराबर। लेकिन आधे से ज्यादा हम में से लोग इसके ऊपर ज्यादा सोचते नहीं है। नहीं बोलते क्या फर्क पड़ता है मेरे ना होने से, लेकिन ये सोचना चाहिए ना कि क्या फर्क पड़े मेरे ना होने से। ये सोचे, ये ना सोचे क्या फर्क पड़ता है, ये सोचे कि फर्क पड़े। मतलब ऐसा कुछ करो कि आपके ना होने से आपकी वो कमी महसूस हो कि यार ये बंदा होता तो यार यहाँ पे यार सॉल्यूशन दे देता है। समझ में आ रहा है। तो वैसे ही आप अपने एम्प्लॉयज का ना वो फील करो कि बेटा अगर तेरे को जरूरत है तो जैसे तू घर पे तेरे माँ बाप के पास जब जाता है तो यहाँ पे मैं तेरा वो माँ बाप हूं भाई, बराबर। वो फीलिंग आनी चाहिए। वो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉय अगर कोई तकलीफ में है तो वो आपके पास आए। लेकिन आपने ये देखा होगा, आपने ये सुना होगा, एक बहुत एकदम डिटेल में जा रहे हैं थोड़ा, बराबर, साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। एक बच्चा जो है, लेकिन बहुत शायद सच बोल दूंगा मैं, पता नहीं कितने लोग इसको एक्सेप्ट कर पाए। एक बच्चा जो है ना, बोल दू, एक बच्चा जो है ना वो अपने घर के बाहर तभी जाता है जब उसको घर पे वो प्यार नहीं मिलता। इस पर स्वयं विचार कीजिए। एक बच्चा घर के बाहर तभी जाएगा जब उसको घर पे प्यार नहीं मिलेगा। बहुत जरूरी है। अब ये प्यार की डेफिनेशन तो आपको धीरे धीरे पता चलेगी, बराबर। लेकिन आधे से ज्यादा लोग आप जो देखते हो जो बाहर रिलेशंस बना रहे हैं एट सर्टेन एज विच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट रीजन somewhere some things are lacking in that environment, in that family environment, that attachment is missing। समझ में आ रहा है। और ये ऐसा एक एज है जहां पे अटैचमेंट इज रिक्वायर्ड, और सामने बाहर है कोई जो मुझे बहुत अटैचमेंट दे रहा है, जो मुझे बहुत केयरिंग में रख रहा है, बहुत मेरा ध्यान रख रहा है, तो मुझे वो पसंद आ रहा है। आ रहा है समझ में। तो वैसे ही आप ही के एम्प्लॉयज भी जो है वो आपके बच्चे जैसे है। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो बाहर और बहुत सारे मम्मी डैडी है, बहुत सारे दूसरे बॉस है जो उनका ध्यान रखेंगे और आपके बच्चों को लेके जाएंगे। वो आपके होते हुए भी आपके नहीं होंगे। समझे। तो ऐसा है ये एम्प्लॉय का बॉस का रिलेशन एक माँ बाप और बच्चे जैसा है। अच्छा एक और चीज, अगर मान लो एक घर परिवार में 2-3 बच्चे हो, घर परिवार में 2-3 बच्चे हो, सब बच्चे होते हैं, सब बच्चे हैं? अरे हाँ कि ना? नहीं ना, ऑब्वियसली नहीं। आप एकदम डिट्टो अपने सिबलिंग जैसे ही हो, अपने भाई बहन जैसे ही हो,
સર જવા દે, એની વાત તો કરીએ તો હમણાં સર છૂટો પથ્થર मार दिए, है ना। अपने सिबलिंग्स को कहा हमारे साथ कंपेयर करेंगे, और कितनी बार वो कंपैरिजन आ जाता है गलती से। अगर आपका बड़ा भाई बहन हो, खत्म है, झंड है आपकी जिंदगी, झंडवा ऐसा हो जाएगा। जो आने जो એવું જ कैसे दर वक्त है कि नहीं। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है उसने अपने घर में, जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कभी कभी। और नसीब आपके अगर वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ था और आप थोड़ा भी पढ़ लेते हैं, हाँ तू थोड़ू तो पढ़े छे तो फायदा हो जाता अगर। लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा पहला वाला जो होता है ना, पहला वाला वो थोड़ा सुधरा हुआ होता है। अब दूसरे वाले कौन है आप देख लो। ज्यादातर, ये तो मैं एवरेज बात कर रहा हूं, एवरेज, बाकी जैसी जिसकी सोच, वरना ज्यादातर हमने ऐसा देखा है कि जो पहला वाला है वो सुधरा हुआ होता है, दूसरा वाला थोड़ा जो है टेढ़ा चलता है। मेरे घर में मैं पहला हुआ तो मेरे बारे में सोचना मत, मैं पहला हूं, बराबर है। आगे आपको जो है वो कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो वैसे ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे ना। जैसे आपके घर पे वो बच्चे कैसे अलग अलग है, वैसे वो एम्प्लॉय भी अलग अलग है। तो सबके साथ सेम व्यवहार अच्छा लगता है। वी नीड टू ट्रीट एवरीवन डिफरेंटली। सर मैं तो ये वैसा ही है, तो वो हर एम्प्लॉय के साथ भी आप एक ही व्यवहार करोगे, एक जैसा ही, तो तकलीफ होगी उस बच्चे को, उसको नहीं मजा आएगी कि भाई मैं क्या करूं, भाई क्या करूं क्या करूं, वो ऐसा बोलेगा। फिर वो समझ में आ रहा है। ये तो ऐसी चीज हो गई ना जो शायद कहीं आपने पढ़ा होगा कि एवरी फ्लावर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, एवरी फ्लावर हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, एवरी चाइल्ड हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस, है ना। एवरी चाइल्ड इज स्पेशल, तो वैसे एवरी एम्प्लॉय स्पेशल, वो आपको देखना पड़ेगा बेटा। फिर तू ये बोलेगा कि भाई ये जो है ये रोज की खुशबू देने वाला है, इसमें से खुशबू क्यों नहीं आ रही है बेटा। जो चीज कैक्टस कर सकता है ना, वो रोज फ्लावर नहीं कर सकता है कि नहीं, बराबर। और आजकल अपने यहाँ पे कंट्रीज में तो ऐसा है, फॉरेन की कंट्रीज में तो पता है गिफ्ट में लोग जो है बुके में मतलब कैक्टस लेके जाते हैं। सर किसी को कांटा देने का सोचो, कभी सोचा है, कभी आपने ऐसा कभी सुना है? गिफ्ट में लोग कैक्टस देते हैं, कैक्टस फ्लावर देते हैं, कैक्टस का प्लांट देते हैं। અને અહીંયા આપણે શું લઈ જઈએ છીએ सर? रेड रोज है ना। यहाँ पे हम लाल गुलाब लेके जाते हैं, आहा लाल लाल, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये सोच कैसी है पता है कि भाई ये जो खुशबू है जो हम आपको दे रहे हैं ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है। वो जो बुके है, वो बुके का वो इंसान क्या करता है 2-3 दिन के बाद मुरझा जाएगा ना, वो फेंक देना पड़ेगा डस्टबिन में। लेकिन वही कैक्टस की लाइफ कैसी है, तो वो लाइफ टाइम के लिए उसके साथ रहता है, मतलब जिंदगी भर। भले आप वहां पे उसके घर नहीं जा रहे, लेकिन आपकी मेमोरी आपने उसके घर पे उसको छोड़ दी। थॉट्स, तो साला कभी किसी एम्प्लॉय को गिफ्ट में कैक्टस दो, वो एम्प्लॉय क्या साला कांटा दे रहा है ये तो, लेकिन उस कांटे के पीछे की सोच तो बताओ उसको। ये बहुत जरूरी है। लोग है ना वो पीछे की बात नहीं बताते। यहाँ पे सब लोग ये इम्प्लाइड मत करो कि आटલું तो खबर ज होय ने, ना खबर होय। અહીંયા લોકોને नहीं खबर पड़ती। ये दुनिया वो नहीं है जब मैंने किसी की आंखों में आंखें मिलाई और प्यार हो गया। ऐसी ये दुनिया नहीं है कि भाई आंखों ही आंखों से मैंने बहुत कुछ बोल दिया। नहीं, वी नीड टू स्पीक। અહીંયા બોલવું પડે છે। તમે આવું नहीं कहता आ समझता ज नहीं पप्पा तो कहीं, आ मम्मी तो समझता ज नहीं। तो ये वो जनरेशन नहीं है जो मतलब बिना बोले समझ ले। बोल के तो देख, तू एक बार बोल के देख, समझेंगे। लेकिन वी नीड टू स्पीक, वी नीड टू टेल। और नहीं बोलते ना, वहीं पे रिलेशन में तकलीफ होती है। ना एम्प्लॉय अपने बॉस को बोलता है, ना बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलता है, जो एक दूसरे को फील हो रहा है। और फाइनली फिर वो जो भरा पड़ा जो एक दिन फट जाता है। और फटता तो ऐसा फटता है कि भाई या तो रिटायरमेंट होता है या तो रेजिग्नेशन होता है। आया तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आपके बॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो क्या बात है, अमान जायसवाल हमें सजेस्ट कर रहा है कि सर नेक्स्ट टाइम वैलेंटाइन पे सर मैं जो हूं मैं कैक्टस ही दूंगा सर।
बेटा थोड़े कांटे निकाल के देना, फिर पता चले वही कांटे तुम्हें कहीं चुभ रहे हैं। देख लेना जरा, देना कैक्टस देना बहुत अच्छा थॉट है, लेकिन बोला ना वो थॉट समझा ना देने के टाइम पे, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हें समझाने का मौका ही ना मिले और सीधा तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। बहुत अच्छा थॉट है ऐसा, मतलब सामने वाला तो एकदम फ्लैट कि तुम मेरी जिंदगी भर हो, ये लो कैक्टस। हाँ, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा, तो करना, लेकिन ये है वो मोटिव समझाना, ऑब्जेक्टिव समझाना। पहले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दूर से बोलना, फिर वो देना, बराबर। मतलब वो भागने का तुमको मौका मिले, पीछे से म्यूजिक आए ना रन, तो ऐसा कुछ हो सके, ऐसा सब थोड़ा कर लेना। तो इन शॉर्ट ये एम्प्लॉय की चर्चाएं हो गई, बातें हो गई, ये हो गई इंटरनल, बराबर। चलो अब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, तो ये कुछ लोग हैं जो हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं लेकिन इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्टली जुड़े हुए, इनडायरेक्टली कौन जुड़े हुए? हमारे कस्टमर्स, है कि नहीं? हमारे कस्टमर हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं कि नहीं? और ये अगेन आपने सुना होगा, आपका सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट, आपका सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट कौन है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपका, आपके बिजनेस का सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट कौन है? कौन बताएगा? कस्टमर। हाँ, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही है जो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट करेंगे। बहुत सिंपल चीज है ना? बहुत आपको भागने की जरूरत नहीं है। जो लोग हैं उनको आप बेस्ट चीज प्रोवाइड करो, भीड़ इकट्ठा ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, बराबर। लेकिन फिर ये फंडा भी है ना, थोड़ा लिमिटेड है, समय के हिसाब से इसमें भी ऑब्वियसली अपग्रेड करना पड़ेगा। तो खाली आप ऐसा बोलोगे कि भाई मैं तो एक ही स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा, वो 1000 लोग को लेके आएगा, बेटा ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता ना। वो 1000 लोग को पहुंचने के लिए आपको मतलब कुछ एडवर्टाइजमेंट के सोर्स भी डालने पड़ेंगे। तो ये थियोरेटिकल खाली बोलने के लिए अच्छा है। अब जैसे कि आप सब हो, राइट, लेकिन आप वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करोगे खाली वडोदरा सिटी में, लेकिन मुझे अभी मान लो दूसरे सिटीज में भी जाना है, तो मुझे दूसरे सोर्सेज भी यूज करने पड़ेंगे ना, है कि नहीं? ये मेन चीज है। तो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, अच्छा कस्टमर्स को लेके आप क्या ध्यान में रखोगे? चलो बताओ, एक एक करके सोचो कि आपका एक बिजनेस है, आपका एक बिजनेस है, दिमाग में एक डाल दो, जो फ्यूचर में बिजनेस करने का है वो सबकॉन्शियस माइंड में डाल दो कि सर कल उठ के मैं ये बिजनेस करने वाला हूँ और मेरे कुछ इतने कस्टमर्स होंगे। अब आपको मौका मिल रहा है आपके कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करने का, तो कौन कौन सी चीजों का आप ध्यान रखोगे आपके कस्टमर्स के रिलेटेड? रूटीन की कुछ चीजें मत बोलना, क्वालिटी, प्राइस, थोड़ा थोड़ा बियॉन्ड चाहिए। ये जनरेशन के लोग हैं हम, थोड़ा बियॉन्ड, थोड़ा बियॉन्ड। क्वालिटी और प्राइस को छोड़ के कुछ सोचो ना, क्वालिटी और प्राइस के अलावा कुछ आ रहा है? कोई सोच और, कोई नया क्वालिटी और प्राइस के रिगार्डिंग कुछ नया? रेज एंड हो रहे हैं किसी के? चलो चारमी को मौका दे। हाँ चारमी बताओ। सब ब्लैक मार्केटिंग नहीं करवाना। ओके, लेकिन वो तो एज अ बिजनेसमैन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पे बात हो रही है योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर्स। एमने जे प्रोडक्ट જોઈતી હોય એ પ્રોવાઈડ કરવાની। अच्छा ओके ठीक है, मतलब आपकी मतलब जो, अच्छा वो थॉट जो मेरे को अभी समझ में आ गया। अब ये जो इंजेक्शन, यस, जो अभी करंट सिनेरियो में जो इंजेक्शंस के जो શોર્ટેજ થઈ જાય। जो हो रहे हैं, राइट, सो दैट इज बिकॉज ऑफ सम बिजनेसमैन who dealt into this black marketing activity, बराबर, कि भाई जिसकी रिक्वायरमेंट थी एक्चुअली उसको राइट टाइम पे नहीं प्रोवाइड हुआ और बाजार में जो है वो बिक गया। ओके, ये होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए क्या, मतलब मेडिकल टर्म्स में भी पैसा कमाओ, दैट इज नॉट ओके। ऑलरेडी मेडिसिन में ना बहुत मार्जिन होते हैं, प्रॉफिट मार्जिन आर मोर देन 300%, मोर देन 300। एक एक रुपए की चीज है ना 30-30 रुपए में बिकती है, 1 रुपए की चीज 30 रुपए में बिकती है। हम जो 5 रुपए का टैबलेट लेते हैं ना वो उनका 50 पैसे का होता है, तो ऑलरेडी मार्जिन तो होता ही है।
लेकिन फिर भी ये 5 रुपए वाली चीज जो है वो 50 में बेचना, see that you can stop from your end। और इसको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स मतलब टू डिसाइड कि भाई व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। तो अपने क्या बोलते हैं, नहीं भाई ये रॉन्ग है भाई, मैं इनडायरेक्टली किसी को नहीं दूंगा, जो लाइन में आएंगे उसी को मैं देने वाला हूं, उस तरीके से फंडा है। बराबर। चलो तो एक ये हो गया कस्टमर्स के रिलेटेड। और हार्दिक? आफ्टर सेल्स सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छा एक मिनट, मैं हार्दिक के पास आता हूँ। एक अमान ने बहुत जबरदस्त एक चैट बॉक्स में एक सजेशन दिया है, दिल को छू गया है मेरे। अमान जरा अनम्यूट करो तो जरा। अमान है किधर, कब से Yes, बहुत sir. ये रुको कहाँ है? अरे माइक तो चालू कर दे बेटा, फोटो तो दिखाओ, कैमरा तो Yes, ऑन sir. करो। किधर गया अमान? रुको, सही आया? रहा। मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ अरे देखा है, ओ हाँ हाँ सरस। अच्छा अमान, आपने बहुत ही बढ़िया जो एक सजेशन दिया है। जरा मेरे ये जो बच्चे हैं इतने मुलायम से, तो जरा आप वापस जरा दोहराएंगे आपकी जो सलाह है। वुमन कस्टमर को फ्री मतलब डिस्काउंट देने का। मैंने और हमारे ये जो मेल कस्टमर जो यहाँ पे है, हमने कुछ बुरा किया है आपके साथ? ना या, नहीं किया। या आपका कोई इंटरेस्ट कुछ और तरफ जा रहा है? नहीं वैसी तरफ नहीं है। अच्छा ऐसी तरफ नहीं है, नॉर्मल है। ओके, ये क्यों ऐसा स्पेसिफिकली ऐसे वुमन को ही डिस्काउंट देने का ऐसा लॉजिक? सर मेंशन और डिस्काउंट नहीं मांगते। वाह बेटा वाह, तुम्हारी शादी हो गई? ये तुम्हारी बातों से ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी हो गई होगी। बेटा मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी शादी तुम्हारी हो गई है, सच बोल दो। मम्मी ने नो करवाई? सर। नहीं नहीं हुई थोड़ी ना शादी? थोड़ी एक राउंड थोड़ा भी नहीं। थोड़ा भी नहीं। चलो वही है उसकी। ये देखो तुम्हारे दोस्त सब बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में। चलो कोई बात नहीं। सर लेकिन बाल विवाह बाल विवाह, हाँ मतलब वही थोड़ी सी शादी में बाल विवाह नहीं आता है काउंटिंग, मतलब ऑन पेपर नहीं होता, चलता है ऐसा। खाली वो तो क्या है, मतलब जल्दी जल्दी में एक राउंड मारा और बूमरैंग के साथ जाके वापस आ गया। वो बूमरैंग शादी है, ये इंस्टाग्राम वाली बूमरैंग शादी है, ट्विंग ट्विंग ऐसा हुआ है। तो चाले इटलू तो चाल है। लेकिन क्या वो जबरदस्त, मतलब क्या सजेशन दिया यार उसने, क्या बोल के गया वो यार, इट हर्ट्स। जरूरी नहीं है, मैन डू आस्क फॉर डिस्काउंट। यस धैर्य, यस मैन डू आस्क फॉर अ डिस्काउंट। बराबर, ऐसा जरूरी नहीं आज के जमाने में। यस मर्दों को भी डिस्काउंट की जरूरत है बेटा, दे दो प्लीज। कहाँ है डिस्काउंट? 50% लाओ, हम जाते हैं वहां पे, है कि नहीं? राइट। तो ये जनरल थॉट है इसका, नॉट अ प्रॉब्लम। सबके अपने अपने थॉट्स होते हैं, जैसी जिसकी सोच। राइट। तो बोल सकते हैं यस, यहाँ पे ये थॉट ये है उसका कि भाई कस्टमर्स, वुमन एम्पावरमेंट वाला जो कस्टमर है उसकी बेसिक ज्यादातर ये मेंटालिटी है थोड़ी कि भाई वही चीज उसको और थोड़ी सस्ती मिल जाती है, तो उसको लगता है कि भाई मेरा फायदा हो जाएगा बहुत। तो ये हम करवा सकते हैं इनडायरेक्टली। आप बोलना चाहते हो कि अपने कस्टमर का फायदा करवाओ शॉर्ट में, ठीक है? ये भी आपकी एक ड्यूटी है। हर बार कमाओ मत, कभी कभी कस्टमर का भी तो फायदा करवाओ, है कि नहीं? हाँ अभी हार्दिक के पास वापस आते हैं। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए प्रोडक्ट की सेल्स के बाद। सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस जिसको बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया में ये तो सबसे ज्यादा लैकिंग है ना? आपने देखा होगा बहुत सारे अलग अलग स्टोर्स में, जब तक कि आप है ना उसके कस्टमर्स नहीं बनते ना, वो आपके पैर पकड़ते हैं। लिटरली वो आपके पैर, मतलब बोलते हैं ना, एक मिनट, कुछ एरर आ रहा है, सुनाई दे रहा है? ऑडिबिलिटी है? ओके यस। तो जरा मुझे को आई गेस फटाफट खत्म करना पड़ेगा, दूसरा एक सेशन होगा ये आईडी पे। चलो तो फटाफट वाइंड ऑफ करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि हमें जो है ना कहीं
यहाँ पे अपने यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे बिजनेसमैन, जब तक हम उसके कस्टमर्स बनते हैं ना तब तक वो आपके पैर पकड़ते हैं, मतलब लिटरली, मतलब ऐसा वो बर्ताव करते हैं आपके साथ कि उनको आपकी कितनी ज्यादा जरूरत है, बराबर है। लेकिन ये फिर ऐसी बात हो गई, ये उन बच्चों की बात हो गई जिनको पैसों की जरूरत है, जिनको पैसों की जरूरत है और वो अपने माँ बाप के पैर पकड़ते हैं। लेकिन एक बार पैसा मिल गया फिर ता थैया थैया ता थई, समझ में आ रहा है? तो वैसा वाला फंडा जो है वो आपकी कहीं ना कहीं लॉन्ग लास्टिंग आपको जो है वो एडवांटेज नहीं देने वाला, बराबर। ये बहुत जरूरी चीज है, ये समझना बहुत जरूरी है, बराबर। ये आप समझो कि भाई आप जिसके पैर पकड़ रहे हो, बराबर, इतना हमेशा याद रखना, उसका हाथ आपके ऊपर है, उसका हाथ हमेशा आपके ऊपर है। मतलब अगर तुमने ठीक से बर्ताव नहीं किया ना तो पड़ेगी सिर के ऊपर ही। याद रखना, ये वही है जो आशीर्वाद भी दे सकता है और वही पीठ पे, बराबर। तो ये बहुत जरूरी है कि वो आशीर्वाद बना के रखे। वो हाथ अगर उठ गया ना तो तकलीफ हो जाएगी। तो वैसा ही मतलब एक बिजनेसमैन को अपने कस्टमर के लिए भी बना के रखना है कि भाई एक बार तुमने उसको कस्टमर बना दिया फिर भूल नहीं जाना है उसको। फिर अगर आप उसको भूल जाओगे ना तो कहीं ना कहीं कर्स, उसका जो कर्स है ना, नहीं बोला हुआ, नहीं बोलते वो, क्या बोलते हैं ऐसा अपने स्टाइल में, श्राप देती हूं मैं, ऐसा आता है ना, हाँ शाप। हाँ ये देखो कुछ लोग शाप लेके आए एकदम वहां कड़क तेजधार, है ना, कि भाई कुछ फिर आपके लिए वो नेगेटिव्स बोलते हैं ना जब कुछ लोग, दैट विल आल्सो अफेक्ट इनडायरेक्टली, इट अफेक्ट्स, इट डू अफेक्ट्स। जब आपके बारे में कोई बुरा सोच रहा है, बुरा बोल रहा है, वो भी आपको कोशिश करनी है कि वो भी कम से कम हो। दुनिया में अगर आपके बारे में बुरा बोलने वाले, बुरा सोचने वाले बहुत बढ़ जाएंगे ना तो आप कितना भी अच्छा क्यों ना करो लेकिन आपको तकलीफ होगी। ऐसे बिजनेसमैन के लिए भी नहीं बोलते, इसलिए तो बोलते हैं बहुत ज्यादा दुश्मन मत बढ़ा। बहुत ज्यादा दुश्मन बढ़ाना भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि वो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं और इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं कि हम खुद फिर उस चीज को सुधार नहीं पाते। तो ये अगेन एक बहुत बड़ा फंडा हो जाएगा, राइट, जो आपको ध्यान में रखना है टुवर्ड्स द कस्टमर्स। तो हमने देखा ओनर, हमने देखा इन्वेस्टर, हमने देखा एम्प्लॉयज, ये सब डायरेक्टली जुड़े हुए। इनडायरेक्ट में हमने पहली बात की कस्टमर की, फिर बाद में होती है सोसाइटी खुद जो बिजनेस से जुड़ी हुए। मतलब आज सोसाइटी ने हमें परमिशन दिया है कि हम हमारा बिजनेस उस सोसाइटी के बीच में कैरी आउट कर सके, फैक्ट्री चालू कर सके, कंपनी चालू कर सके, ऑफिस चालू कर सके, राइट। गवर्नमेंट अगेन इनडायरेक्टली हमसे जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट भी, तो ऑब्वियसली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम निभा रहे हैं, टैक्स भरना हो, राइट। उनकी कुछ बातें हैं, प्रोग्राम्स है, उनके कुछ गाइडलाइंस है जो हम लोग फॉलो करेंगे। और अभी के सिनेरियो में आप देख ही सकते हो बहुत सारे बिजनेसमैन ने तो बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया है, राइट। और बोला है कि बंद तो टोटल बंद, फिर ऐसा नहीं है कि फिर वो शटर बंद करके अंदर चालू रखे, बराबर, जो बहुत सारी जगह पे हो रहा है कि भाई बाहर से बंद लेकिन अंदर से सब चालू है बेटा, पाछळના દરવાજાથી આવજે, એવું બિઝનેસમેન કહે એ ચાલુ જ છે સાહેબ બધું, આ તો બહાર ખાલી તાળું માર્યું છે, તમે પાછળથી આવજો દિવાલ કૂદીને, આપણે हेयर कटिंग થઈ જશે, ટેન્શન नहीं सर। मैं ये ऐसा जो चल रहा है अभी मार्केट में, हाथीखाना बाजार, बाहर से सब बंद है, પાછળના પેલા દરવાજાથી આવજો, પહોંચાડ દો તમને બધું। तो वो सब नहीं होना चाहिए, दैट इज अगेन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट द गवर्नमेंट उस तरीके से, बराबर। तो ये है सब स्टेक होल्डर्स, ये कुछ लोग हैं, इन सबका आपको ध्यान रखने का। इन सबका अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो ये आपके बिजनेस को असर कर सकते हैं, बराबर। बोलो धैर्य छे कहीं कुछ रिजन किया था, डन, ठीक है, चलो फाइन। तो वी एंड द लेक्चर, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, आओ जो। That's बाय सर। Bye, sir.